उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के विधुना थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रमोद किसान हैं। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और 3 छोटी बेटियां घर पर ही रहती हैं। उन्होंने घर पर ही गाय पाल रखी है, यानी कि गाय और भैंस पाल रखी हैं और इसके साथ-साथ यानी कि वो किसानी तो करते हैं, दूध बेचने का भी काम करते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम कविता है। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार था और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद में रात के समय प्रमोद जहाँ पर अपने जानवरों को बांधते हैं, वहाँ पर सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो हर रोज़ उसी जगह पर सोने के लिए चले जाते थे जहाँ पर उनके जानवर बंधे रहते हैं। और इसका कारण यह है कि रात के समय में कुछ लोग आकर के जानवरों को खोल करके ले जाते हैं। इस वजह से प्रमोद रात में हर रोज अपने गौशाले में चले जाते थे और वहीं पर सोते थे। 9 अगस्त तो रक्षाबंधन का त्योहार था। तो जो उनकी पत्नी थी, लगभग 10 दिन पहले जो उनका बेटा है जो नोएडा में रह करके एक प्राइवेट नौकरी करता है, उसके पास चले गए थे। और जब उनकी पत्नी नोएडा गई थी तो वो अपने साथ अपनी 2 बेटियों को भी ले गई थी। और इस वजह से जब 9 अगस्त का जो दिन था, उस समय उनके परिवार में उनकी जो छोटी बेटी थी कविता थी और साथ ही साथ प्रमोद थे। और रात में वो सोने के लिए गौशाला में चले गए थे। वहीं उनकी जो बेटी थी वो घर पर अकेली थी। और इसी बीच 10 अगस्त की सुबह जब गौशाले से वापस प्रमोद अपने घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी जो कविता है वो कहीं पर दिख नहीं रही है। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं पर वो छत में गई होगी, झाड़ू वाड़ू लगा रही होगी या घर के पीछे सफाई वफाई कर रही होगी। जब बहुत देर तक उनको अपनी बेटी कविता दिखाई नहीं देती है तो इसके बाद वो कमरे के अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाते हैं वो वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। वो गस खा करके गिर जाते हैं, क्योंकि जो उनकी बेटी थी वो पंखे से फंदे पे लटकी हुई दिख रही थी, यानी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। अपनी बेटी कविता को फंदे से लटका हुआ देख करके प्रमोद जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इसी बीच में जो आस पड़ोस के लोग वाले थे वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो भी लोग बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं कि कविता ने इस तरीके से कैसे आत्महत्या कर ली है, क्योंकि एक दिन पहले 9 अगस्त को तो उसने बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे को देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको किसी भी तरीके का कोई दुख है, क्योंकि जो गाँव का इलाका होता है, गाँव में पड़ोस के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सब बच्चे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यदि किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर सभी लोगों को पता रहता है कि इनके घर में इस तरीके की कोई दिक्कत चल रही है। लेकिन कविता को लेकर के इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि इस बच्ची को कोई दिक्कत है। और जब 10 अगस्त की सुबह वो ऐसे घर के अंदर फंदे में लटकी दिखाई देती है तो गांव वाले भी अचंभित हो जाते हैं और वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब घर पर पहुंचती है, घर पर पहुंचने के बाद उस कमरे के अंदर जाती है जहां पर कविता का जो डेड बॉडी थी फंदे से लटकी हुई मिली थी। तो पुलिस की टीम सबसे पहले आसपास का जो क्राइम सीन था उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। और जैसे पुलिस वाले चेक करते हैं तो वहाँ पर उनको खून के धब्बे मिलते हैं। तो खून के धब्बे देखने के बाद में पुलिस वालों को ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो कविता है उसकी मौत फांसी लगाने की वजह से नहीं, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। अब मर्डर करने वाला व्यक्ति था कौन, क्योंकि उनके परिवार के किसी भी के साथ किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी। प्रमोद क्या थे, एक नॉर्मल से किसान थे जो खेती बाड़ी करते थे। साथ ही साथ उन्होंने पशुओं को भी पाल रखा था जिससे वह दूध का व्यापार करते थे और इसी से उनका पूरा परिवार चलता था। घर में बच्चे थे, उनकी 4 बेटियां थी, 1 बेटा था जो नोएडा में रह करके प्राइवेट नौकरी कर रहा था। और इस वजह से जो उनके आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी यही बताया कि प्रमोद बहुत ही सीधा साधा आदमी, इसका किसी से किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रात में आया और उसने कविता की हत्या कर दी। पुलिस वाले कविता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम कराने के बाद में जिस बात का अंदेशा था सभी को, वही खबर सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आता है कि कविता का रेप किया गया है और रेप करने के बाद में ही उसको किसी ने फंदे से लटका दिया है। यानी कि इस पूरे केस को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है, बल एक्चुअली में कविता का रेप करने के बाद में मर्डर किया गया है। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चल जाती हैं रिपोर्ट आने के बाद में, तो अब उन लोगों को यह लग रहा था कि किस व्यक्ति ने इस छोटी सी बच्ची का इस तरीके से मर्डर कर दिया है। क्योंकि इस समय कविता कक्षा 8 की स्टूडेंट थी और उसके बारे में जब पुलिस वालों ने गाँव वालों से, साथ ही साथ वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी जो सहेलियाँ थी उनसे पूछताछ किया तो उन सभी लोगों ने कविता के बारे में यही बताया कि वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसका किसी भी तरीके का किसी से कोई भी चक्कर नहीं था। तो अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि किस व्यक्ति ने इतना निर्मम तरीके से इसका रेप किया है और फिर इसको मार करके घर के अंदर ही लटका दिया है। पुलिस की टीम कविता के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में कुछ ऐसा होता है जिसने खुद ही पूरी क्राइम की कहानी को खोल करके रख दिया। कविता के घर से कुछ ही दूरी पर उसके सगे चाचा रहते हैं और उनके चाचा के घर में उनके बच्चे भी हैं, यानी कि उसके चचेरे भाई बहन भी हैं, वो भी लोग वहाँ पर रहते हैं।
और जब उन लोगों को ये बात पता चलती है कि कविता का किसी ने बहुत ही निर्मम तरीके से मर्डर कर दिया है और उसके बाद उसको घर के अंदर ही लटका दिया है, तो वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, यानी कि कविता के घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य बात थी, लेकिन यहाँ पर जो कविता का चचेरा भाई था मनोज, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था और पुलिस जहाँ जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही थी वो वहाँ पर पहुँच जा रहा था। पुलिस जो कुछ भी सवाल कर रही थी उसका वो आगे बढ़ चढ़ करके जवाब दे रहा था और इस वजह से पुलिस वालों को अब शक हो रहा था कि इस बंदे का क्या लेना देना है इस केस से, यानी कि ये तो कविता का चचेरा भाई है और इसके बाद में भी ये बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है और जहाँ जहाँ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो उस जगह पर ये पहुँच जा रहा है। तो उसकी जो हरकतें थी इसको देख करके पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो रहा था, लेकिन शक होने का कारण इस वजह से भी कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि ये जो बंदा था वो कविता का सगा चचेरा भाई था, यानी कि उसके सगे चाचा का लड़का था और इस वजह से पुलिस वालों को केवल उसके ऊपर शक हो रहा था, लेकिन और कुछ भी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले कविता की मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था, क्योंकि गाँव में ना तो CCTV कैमरा होता जिससे ये पता चल गया कि कौन घर के अंदर आया कौन गया। साथ ही साथ जब पुलिस वालों ने घर पर जो मोबाइल फ़ोन था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया तो उससे भी कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिला जिससे किसी के ऊपर शक किया जा सके। और गाँव वालों से जब कुछ पूछा गया इसके बारे में कि किसी के ऊपर शक है, साथ ही साथ परिवार वालों से भी पूछा कि आप लोगों को किसी के ऊपर शक तो नहीं है जिसने इस तरीके से आकर के कविता का मर्डर कर दिया हो, तो परिवार वाले भी यही कहते हैं कि नहीं, हमें तो किसी के ऊपर शक नहीं है। इस वजह से ये जो चचेरा भाई था कविता का मनोज, इसके ऊपर अब पुलिस वालों को शक हो रहा था। अब पुलिस वालों को कमरे के अंदर जहाँ से कविता की लाश मिली थी वहाँ पर खून के धब्बे मिले थे और इस वजह से पुलिस वालों को ये लग रहा था कि हो ना हो किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसका मर्डर किया है। पुलिस वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं है, हम ये जो इनके चाचा का घर है वहाँ पर चलते हैं। पुलिस की जो टीम है चाचा के घर पहुँचते कविता के, और कविता के जो चाचा थे उनका घर उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर था। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और इसके बाद बिना किसी को बताए पूरे घर को चेक करना शुरू करती है। तो इसी बीच में उनको वहाँ पर एक पैंट मिलता है और उस पैंट में भी खून के धब्बों के निशान थे। जब वो पैंट पुलिस वालों को मिलता है तो उनको ये तो लगने लगा था कि हो ना हो कविता का जो मर्डर हुआ है वो इस घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मर्डर के पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में पुलिस वालों को नहीं पता था, क्योंकि हत्यारे के बारे में भी पता ही नहीं चला था। तो अब पुलिस वालों को जो पैंट मिला था जिसके ऊपर खून के धब्बे के निशान थे उसको वो फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं और साथ ही साथ जो कविता का खून था उसको भी फॉरेंसिक लैब में ऑलरेडी पहुंच चुका था। वहाँ पर जब जांच कराई जाती है तो जो पैंट में खून के धब्बे के निशान मिले थे वो कविता के ब्लड से मैच कर जाते हैं और इसके बाद जब पुलिस पता करती है कि ये पैंट किसका है तो ये पैंट किसी और का नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई मनोज का था, जिसको उसने 9 अगस्त 2025 को राखी बांधी थी। और अब पुलिस वालों को जो शक था उसके चचेरे भाई मनोज के ऊपर वो अब पूरा पुख्ता हो चुका था कि हो ना हो इसी ने ही अपनी बहन का मर्डर किया है। पुलिस वाले मनोज को गिरफ्तार कर लेते हैं शक के आधार पर। उसके बाद उसको थाने ले जाते हैं और फिर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। अब ये जो मनोज था वो कुंवारा नहीं था, इसकी शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे थे और इसकी उम्र कम से कम 30 से 32 साल के आसपास थी। तो शुरू में जब ये पुलिस वाले इससे पूछताछ करते हैं तो ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है पुलिस को और बरगलाने की कोशिश करता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं अपनी चचेरी बहन के साथ इस प्रकार का कांड क्यों करूँगा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस वाले उसको बताते हैं कि हमने तुम्हारे घर में छापा मारा है, पूरे घर को चेक किया है और चेक करने के बाद में हमें वहाँ से तुम्हारा पैंट मिला है जिसमें खून के धब्बों के निशान हैं और वो जो खून के धब्बे मिले हैं वो कविता के ब्लड से मैच कर रहे हैं। तो ये सब बातें जब मनोज को पुलिस वालों से पता चलती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब उसको डर लगने लगा था कि पुलिस वालों को उसके पूरे मर्डर की कहानी पता चल गई है। इसके बाद पुलिस की टीम उससे ये कहती है कि अब तुम हमें बेवकूफ मत बताओ और ये बताओ कि तुमने ये कांड क्यों किया है। मनोज बताता है कि 9 अगस्त 2025 को कविता अपने पापा यानी कि मेरे चाचा प्रमोद के साथ हमारे घर आई थी। वहाँ पर उसने मुझे राखी भी बांधा था। इसके बाद हम सभी लोगों ने साथ में ही खाना खाया था। शाम के समय में कविता अपने पिता के साथ घर वापस लौट गई थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा था, यानी कि यह बात मुझे मालूम थी कि जो हमारी चाची हैं यानी कि कविता की जो मम्मी हैं वो गई हुई हैं नोएडा में मेरे भाई यानी कि चचेरे भाई के पास है और घर पर कविता अकेले है। वहीं जो मेरे चाचा हैं प्रमोद वो गौशाला चले जाते हैं रात में सोने के लिए और इस वजह से मुझे ये बात बिल्कुल क्लियरली मालूम थी कि रात के समय में हो ना हो कविता अपने घर पर अकेली होगी। 9 अगस्त 2025 की रात को गलत इरादे से मनोज अपने घर से निकलता है और उसका जो घर था कविता के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। वह उसके घर के पास पहुंचता है और इसके बाद दीवार फांद करके कविता के कमरे में पहुंच जाता है। कविता सो रही होती है। जैसे वो अपने चचेरे भाई को अपने घर के अंदर देखती है वो चिल्ला उठती है कि उसको ये बात मालूम ही नहीं थी कि कौन अंधेरे में उसके घर के अंदर कूद आया है। वो जैसे ही देखती है उसका भाई है तो वो चिल्लाने लगती है और जैसे ही वो चिल्लाती है तो मनोज क्या करता है उसका मुंह दबा देता है।
और मुँह दबाने के बाद में उसका रेप कर देता है। रेप वो इतनी बुरी तरीके से करता है कि जो ब्लड के निशान थे वो बेड में साथ ही साथ उसके पैंट पे लग गए थे। उसके बाद में उसके गला दबा करके हत्या कर देता है और फिर इस पूरे क्राइम सीन को जो उसने कांड किया था उसको आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे से कविता को लटका देता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो खून के धब्बे थे उनको भी साफ करने की कोशिश की थी, यानी कि उसने प्लानिंग यही की थी कि उसने जो कुछ भी ये कांड किया है वो एक घटना लगे, यानी कि एक हादसा लगे, जिससे ये लगे लोगों को जब वो सुबह यहाँ पर आए कि कविता ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और फॉरेंसिक टीम जाँच करती है तो उनको वहाँ पर खून के धब्बे मिलते हैं और इस बात से पुलिस वालों को यह पता चल गया था कि हो न हो कि कविता ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसका किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद में उसको फंदे से लटका दिया है। और जब पुलिस वाले मनोज के घर में पहुंचते हैं तो उनको सबूत के तौर पर उसका पैंट मिल जाता है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे और ये खून के धब्बे कविता के खून से मैच कर जाते हैं और जिसके बाद उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई था, जिसने अपनी बहन के साथ गलत काम करने के बाद में उसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद उसको फंदे से लटका दिया था, जिससे सभी लोगों को लगे कि उसने आत्महत्या की है। उसने पुलिस वालों को यह भी आगे बताया कि वो क्राइम शो देखता रहता था और उसने क्राइम शो देखने के बाद में ही इस पूरी घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की और साथ ही साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की टीम ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ उन सभी एविडेंस को इकट्ठा कर लिया और कविता के हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और यहाँ पर कविता जैसी छोटी सी बेटी जिसकी उम्र केवल 8 साल थी, वो वही बेटी थी जिसने सुबह के समय में अपने भाई यानी कि अपने चचेरे भाई मनोज को राखी बांधी थी और यहाँ पर वही भाई जो रक्षक ना बन करके भक्षक बन गया और उसने अपने बहन के साथ में रात में इस तरीके का कांड कर दिया। तो अब मनोज पुलिस की हिरासत में है और उसको अदालत में पेश करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक भाई ने अपनी बहन के साथ इस तरीके का कांड कर दिया और वो भाई जो कि शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसके मन में पता नहीं कैसे ये खुराफात आ गया कि उसकी बहन घर में अकेली है और उस बहन की रक्षा ना करके उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ पर मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरीके का गलत काम मत कीजिए, क्योंकि गलत काम करने के बाद में अपराधी की केवल एक ही जगह होती है और वो जगह होती है जेल में सलाखों के पीछे, और वहाँ पर वो बैठ करके अपने कर्मों की सज़ा का इंतजार करता रहता है। और यहाँ पर उसके जीवन से जुड़े हुए जो भी बेगुनाह लोग होते हैं, यानी कि उसकी पत्नी मनोज की और 2 बच्चे, वो अब लोग अनाथ हो गए हैं और उनका भरण पोषण कौन करेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। साथ ही साथ समाज में जो उनकी बेइज्जती होगी उसका भी कोई भी मूल्य नहीं है, उसको कोई भी समझ नहीं सकता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम ना करें और यदि आपके मन में कोई भी गलत विचार आ रहा है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।